भाई, इंडिया ने दो दो बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। एक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा ऑपरेशन शक्ति। पूरी दुनिया इंडिया से नाराज था। अमेरिका तो और भी गुस्सा था। तो सडनली अमेरिका ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया और इंडिया को ये स्पेशल स्टेटस क्यों मिला? इसको समझने के लिए हमें 1968 में जाना पड़ेगा। उस वक्त एक ट्रीटी फॉर्म हुआ था। उसका नाम था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी का इंटेंशन ये था कि बाकी देश न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, ताकि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज़ ना हो सके। सुनने में तो ये ट्रीटी अच्छी लग रही है, तो इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे? क्योंकि इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इन और रशिया, इन देशों को न्यूक्लियर वेपन्स रखने का परमिशन था, लेकिन बाकी देशों को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने का भी परमिशन नहीं था। तो इंडिया ने इस पूरा ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी कहा, क्योंकि सिर्फ वो देश जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, सिर्फ वो अपना वेपन्स रख सकते हैं। बाकी लोग अपना वेपन्स टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी पे कभी साइन ही नहीं किया। अगर दुनिया ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किया, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी, यूरेनियम भी नहीं। लगभग इसका मतलब यही है। तो अभी स्टार्ट होता है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये 48 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये बेसिकली यूरेनियम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं और इसके सप्लाई को मेंटेन करते हैं। तो अगर एनएसजी वालों ने कोऑपरेट नहीं किया, तो रॉ मटेरियल्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एनएसजी 1974 पोखरान टेस्ट के बाद ही फॉर्म हुआ था। तो फिर इंडिया को एक्सेप्शन कैसे मिला? 1998 के बाद इंडिया और यूएस के बीच में कई राउंड्स ऑफ स्ट्रेटजिक टॉक्स शुरू हुआ। कई सारे नेगोशिएशन और डिप्लोमेटिक डील्स के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों ने मिलकर एक अनाउंसमेंट किया। और इस अनाउंसमेंट करने से पहले या फिर ये डील होने से पहले कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी। कौन से स्टेप्स? सबसे पहले तो इंडिया ने डिसाइड किया कि कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूज़ होंगे, और कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स के लिए रखा रहेगा। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग सारे सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो पीसफुल पर्पसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रहेगा, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के अंडर रखा जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आता है सबसे बड़ा मूवमेंट, सितंबर 2008। ये उस वक्त था जब एनएसजी सब कुछ कंट्रोल करता था, रॉ मटेरियल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सब कुछ। क्योंकि इंडिया इस सिग्नेटरी नहीं था, तो इंडिया को पूरा न्यूक्लियर कॉमर्स से आइसोलेट किया गया था। लेकिन एनएसजी ने हमें एक स्पेशल वेवर दिया। एक ऑर्डिनरी वेवर नहीं था। इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग इंडिया वो सारे कंट्रीज से कमर्शियल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती है फॉर पीसफुल पर्पज ऑन। तो इस वेवर के बेनिफिट हो बेनिफिशरीज होने से कारण हमें सारे रॉ मटेरियल्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने लगी। अब अमेरिका ने अकेले परमिशन नहीं दी ना, बिल्कुल नहीं। इंडिया ने अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट साइन किया। ये यूनाइटेड स्टेट्स सेक्शन 123 एक्ट के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के पार्ट बन सकता है। लेकिन एनएसजी का वेवर, उसके कारण हम रशिया, फ्रांस, कजाकिस्तान और बाकी के सारे एनएसजी कंट्रीज से यूरेनियम परचेस कर सकते हैं। ये यही एक इंडिया का मेजर एडवांटेज था।
न्यूक्लियर डील सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं थे, ऐसा लगा कि पूरे दुनिया के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स का दरवाज़ा खुल गया हो। बिल्कुल। और यही इंडिया की डिप्लोमेसीज में से वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज माना जाता है। अगर ये डील हो चुकी थी तो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आके रिएक्टर्स क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया में बना नहीं रहे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो इंडिया के रिएक्टर्स चल कैसे रहे? ये कहानी है पार्ट 3 की।